हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायो रीजन हमारे चैनल पे। और इस पे हम लोग करते हैं एनसीईआरटी की बायो एनसीईआरटी के रिवीजन लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी के थ्रू। हम और भी बहुत चीज़ें करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना, रिवीजन करना, ऐसे अलग तरीके से। लेकिन हम अभी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वाइज रिवीजन कर रहे हैं। और अभी हम कौन सा चैप्टर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का सेकंड चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन एंड यूज़। ठीक है, कल हमने सोमेटिक हाइब्रिड तक पढ़ लिया था, इससे आगे भी पढ़ लिया था। पर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरे को बहुत तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा था, वीकनेस लग रहा था, क्योंकि मैं कल पूरा ड्यूटी करके आया हुआ था। इसलिए हम वीडियो को अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा रात को ही। तो वो जहाँ तक हुआ था वहीं तक रहेगा। आज हम आगे से पढ़ेंगे, मतलब आगे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब पीछे से रिकैप करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे चलेंगे रिकैप करते हुए। और आज हम अगर हो पाएगा तो मतलब जितना हो पाएगा उतना इस चैप्टर को लाइन टू लाइन वाइज पूरे एनसीईआरटी के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम कहाँ तक, हम यहाँ तक तो पढ़ ही लिए थे। इससे पहले ऊपर देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये माइक्रो प्रोपोगेशन, सुमा क्लोन्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें हम टिश्यू कल्चर यूज़ करते हैं कि नहीं। टिश्यू कल्चर क्या करते हैं हम इसमें? एक्सप्लांट यूज़ करते हैं। व्हाट इज एक्सप्लांट? एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट क्या करते हैं कि एक प्लांट के किसी भी पार्ट को का एक हिस्सा ले लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में एक स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करते हैं, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया दे के। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं। उस एक्सप्लांट को यूज़ करके हम पूरा का पूरा प्लांट को जनरेट कर लेते हैं। और इस फीचर को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ये टोटीपोटेंसी की फीचर किस में पाया जाता है? प्लांट से पाया जाता है। और इस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। क्योंकि हमने टिश्यू कल्चर किया है ना, टेस्ट ट्यूब में हमने टिश्यू कल्चर किया, इसमें से भी न्यूट्रिएंट मीडिया दे के, और उससे हमने पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये सब हमने कल पढ़ा हुआ था। अच्छा, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में क्या यूज़ करते हैं इसमें? जैसे कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सीन, साइटोकाइनेस एक्सेट्रा, ये सब हम यूज़ करते हैं। ये सब बात हमने कल पढ़ा हुआ था। इस टिश्यू कल्चर के जो है जो तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये भी हमने कल पढ़ा हुआ था। ठीक है, और जो प्लांट होता है ये एक एसेक्सुअल टाइप होता है। ठीक है, ये एक एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन टाइप का होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जो भी इससे जो हम नया प्लांट जो बनाते हैं, एक्सप्लांट से जो पूरे प्लांट डेवलप करते हैं, वो सब के सब जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और इसलिए हम इनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स, क्योंकि वो क्लोन्स है। ठीक है, टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब इससे यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अब इसके आगे भी हमने थोड़ा देखा हुआ था कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्थी प्लांट को रिकवरी करने का। मतलब जो डिसीज प्लांट है, जो प्लांट डिसीज हो गया, जिसको कोई तकलीफ हो गया है, उससे हेल्थी प्लांट कैसे डेवलप किया जाए, हेल्थी प्लांट कैसे उगाया जाए, तो उसके लिए आता है एक मेरिस्टम को कल्चर किया जाता है, जिसमें एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टम को, है ना। मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? एपिकल और एक्सिलरी तो होता है। तो एपिकली एक्सिलरी मेरिस्टम को यूज़ किया जाता है पूरे प्लांट को डेवलप करने के लिए। और इससे बात क्या है, इसमें बात ये है कि मेरिस्टम जो होता है वो फ्री ऑफ वायरस होता है ना, उसमें वायरस नहीं लगते। तो बिना वायरस फ्री प्लांट जो है जनरेट करने का हेल्प होता है इससे हमको। ठीक है, तो एक ये वाला पार्ट हमने पढ़ा हुआ था। इससे क्या करते हैं? इससे बनाना, शुगर कैन, पोटैटो, ये सब को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने और देखा था साइंटिस्ट हैव बीन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर। उसके बाद हमने ये देखा था सोमेटिक हाइब्रिड्स वाला। इसमें क्या करते हैं? इसमें हमने कल देखा हुआ था कि सेल से अगर सेल वॉल हटा दो तो क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें किसी भी दो अलग स्पीशीज के, जैसे कि पोटैटो और इधर टोमेटो। ठीक है, पोटैटो टोमेटो का क्या किया, जो प्रोटोप्लास्ट था, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट था, वो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक सेल बना दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड। और सोमेटिक हाइब्रिड हो गया ये। और जो इसका जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इससे क्या होगा? इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से जो प्लांट है, उसके बाद इस सेल से अगर हम जो प्लांट बनाएंगे, उस प्लांट के पास दोनों जो सेल्स है, दोनों जो प्रोटोप्लास्ट है जहाँ से वो आया हुआ है, उन दोनों के जीन्स आए हुए हैं, तो दोनों का कैरेक्टर होगा। मतलब एक ही प्लांट में एक तरफ टोमेटो उग रहा है, ठीक है, एक तरफ टोमेटो उग रहा है और दूसरी तरफ पोटैटो उग रहा है। तो ऐसा टाइप का इसका खेल है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आज हमको पढ़ना था। आज हमको यहाँ से पढ़ना था एक बात ये था कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए फायदेमंद उतना खास नहीं था, क्योंकि इसमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर थे, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन थे, वो नहीं थे।
ठीक है, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं थे इसमें, इसीलिए ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए सही नहीं था। ठीक है ना, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इज देयर एनी अल्टरनेटिव पैथ that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? ऐसा कुछ अल्टरनेटिव है क्या जहाँ से जिससे हमारे फार्मर जो है एक मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम जो अपने फील्ड से ऑब्टेन कर पाए? इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड? तो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा तरीका हम हमारे पास है क्या, या साइंटिस्ट हमको ऐसा तरीका बता सकते हैं क्या जिससे हम हमारे फील्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाए? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाए और साथ ही साथ हम लोग फर्टिलाइजर्स और जो कितने एग्रो केमिकल्स बेस्ड जो होता है, जो एग्री केमिकल्स होते हैं, हम उसको लेस यूज़ करें एग्रो केमिकल्स को, और हमारा प्रोडक्शन भी पे भी कोई इफेक्ट ना आए, प्रोडक्शन भी बहुत हो। क्या कोई ऐसा हो सकता है क्या? तो हाँ, साइंटिस्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, मतलब जो प्रोडक्ट है, जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ाना चाहते हो और एग्रो केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, इसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या निकाले? वो निकाले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो क्रॉप है उसको सुपीरियर बना दो। उस सुपीरियर बना दो मतलब क्या? मतलब वो अपग्रेड हो चुका है एक तरह से, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो अपग्रेड किया जा चुका है साइंटिस्ट के द्वारा आर्टिफिशियली लैब में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब देखिए, अब इससे क्या होगा? इससे हम जो चाहेंगे हम उसे डिजायर्ड कैरेक्टर उसके अंदर डाल दिए ताकि वो वहाँ जाके शो करे। अभी कैसे ये सब काम करता है अभी हम देखेंगे आगे आगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहना। देखो क्या है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। क्या बोलते हैं हम इनको? GMO शॉर्ट फॉर्म। GMO का फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहीं भी GMO दिखे तो समझ जाना क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कैसे, कौन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका जो जेनेटिक मेकअप है उसको अल्टर कर दिया गया है, मैनिपुलेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम प्लांट्स, अब प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो जीएनए प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे। जेनेटिक, तो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड जो प्लांट्स है वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं। कैसे? अब हम इसकी यूजफुल को देखते हैं। तो पहला, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबiotic स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। समझ रहे हैं क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो जैसे कि हम जो लोग खेती करते हैं, जो लोग फार्मर्स हैं वो तो जानते होंगे। जैसे हमारा खेत है, ठीक है, मान लीजिए खेत है। अब क्या हुआ, रात को बहुत ज़्यादा आंधी आया, बहुत तूफान आया। क्या होगा कि जो पूरा का पूरा प्लांट, ये जो पूरा का पूरा प्लांट ऐसा खड़ा हुआ है ना, जैसे धान है, ये धान पूरा ऐसा खड़ा हुआ है ना, ये पूरा ऐसा सो जाएगा, पूरा का पूरा सो जाएगा। इससे हुआ क्या? अब इसको जो सनलाइट मिला था और जो डेवलप होना था वो सब तो होगा नहीं, ये आगे कहीं डेवलप नहीं होने वाला है, अभी खत्म हो चुका है। अगर सो गया तो वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा फसल का बर्बादी हो गया। जो भी किसान था, जो पैसा बनाने वाला था इसको बेच के, वो तो पूरा खत्म हो गया, तो वो किसान डूब जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन लेस हुआ और इससे हमको लॉस का सामना करना पड़ा। तो जो मान लीजिए, ठीक है, ये तो मैं आंधी का बता दिया। मान लीजिए ओले गिर गए, बर्फ गिरता है ना, बर्फ, ओले क्या बोलते हैं आप इनको, तो ये ओले गिर गए, मान लीजिए बर्फ के टुकड़े, ये भी फसल को बहुत बर्बाद करते हैं। पानी ज़्यादा गिर गया है ना, बहुत प्रॉब्लम हो गया। ये गिरा ही नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एबiotic स्ट्रेस से फसलों को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, तो प्रॉब्लम होता है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उस प्लांट्स को कैसे बना दिया? मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबiotic स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। इस सबसे जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि वो अब एबiotic स्ट्रेस और भी तो हो सकता है, जैसे कि सनलाइट, बहुत सनलाइट पड़ता है किसी जगह पे, बहुत धूप पड़ता है, तो क्या हुआ, प्लांट सूख के मर जाते हैं। तो हमने उसको ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि अब वो जो है कितना भी धूप पड़ जाए, अब वो मरेगा ही नहीं, वो उसको टॉलरेट कर जाएगा। हमने उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हमने उसको इतना कड़ा बना दिया कि अब कोई भी आंधी आ जाए जल्दी गिरेगा ही नहीं, है ना। तो हमने उसकी जो एबiotic स्ट्रेस को टॉलरेट करने की जो ताकत थी, जो क्षमता थी, हम जो कैपेसिटी थी, हमने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। कैसे करके? जेनेटिकली इंजीनियर करके। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग से उसको हम उसका जेनेटिक मेकअप एडिट करके हमने उसको मोर टॉलरेंट बना दिया एबiotic स्ट्रेस के खिलाफ। तो इससे क्या हुआ? इससे जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारा लॉस होता है फसल का, वो नहीं हुआ। तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिड्यूस्ड रिलायंस। रिलायंस मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी, है ना। तो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स। तो देखिए, पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप ये हमने देखा हुआ है, आगे जाके देखेंगे। बीटी कॉटन और ये सब क्या होता है? जैसे फसल है, ठीक है, फसल है, अब यहाँ पे फसल है तो क्या होगा? कीड़ों के लिए तो ये पार्टी है,
है कि नहीं। जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं, ये सब के लिए तो पार्टी है, तो सब क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको पूरा खाने लगेंगे, और इससे क्या होगा, इससे होगा नुकसान, जो कि हम नहीं चाहते। तो क्या करेंगे, पेस्ट रेसिस्टेंस को बना देंगे, इनकी जेनेटिकली मेकअप को चेंज करके ऐसा बना देंगे कि अगर कीड़े इसको खाए तो वो वहीं के वहीं मर जाए, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि कीड़े तो मर गए, है ना। तो ये एक अल्टरनेटिव था, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स से उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दी, क्योंकि इन कीड़ों को मारने के लिए हमको क्या देना पड़ता था, हमको देना पड़ता था केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसकी जेनेटिक मेकअप कर दी तो हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जितने भी जो भी पेस्ट आ रहे थे इसको खाने के लिए वो सारे के सारे इसका जेनेटिक मेकअप ही था कि वो प्लांट ही उसको मार दे रहा था, या वो जो पौधे जो कीड़े आ रहे थे वो उसको खा ही नहीं रहे थे, है ना। तो हमने जो हमारा केमिकल पेस्टिसाइड पे जो डिपेंडेंसी था उसको हमने कम किया। आगे आगे पढ़ते हैं, हेल्प टू रिड्यूस, क्या बोल रहा है कि हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है हार्वेस्टिंग की जा चुकी है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कटाई, जैसे कि प्लांट है, प्लांट कट चुका है, ठीक है। अब प्लांट कट करके हमने इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया, और जब स्टोर कर लेंगे किसी जगह पे, मान लीजिए स्टोर हाउस में स्टोर कर लिया, या फिर गांव में देखते हैं हम लोग खुले में ही, जैसे गांव का घर के सामने कोई बाड़ी टाइप का होता है, हम वहाँ पे पूरे के पूरे धान को काट के रख लेते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं, तो अब वहाँ पे स्टोर किया तो क्या होगा, वहाँ पे भी लॉस होगा, है कि नहीं। कोई पेस्ट आके लग गया, मतलब कुछ भी लग गया, पेस्ट आके लग गया, या फिर वो थोड़ा सा सड़ गया, थोड़ा खराब हो गया, ऐसे टाइप के बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं। तो क्या किया हमने, जो हमारा जो जेनेटिक मेकअप जो हमारा जो एडिट कर रहे थे, हम इसका जेनेटिक मेकअप को एडिट करके इसको और टॉलरेंट बना दिया, ताकि जो हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है वो ना हो पाए, है ना। जैसे कभी हम रखे लाने ले जाने में जो लॉस हो गया, क्यों लॉस हो गया, क्योंकि जैसे ये धान की बाली है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें जो हमारा जो बीज लगता है वो ऐसे लगता है, तो क्या हुआ, इसका जो ताकत है जो यहाँ पे लगता है थोड़ा कम ताकत होता है, ठीक है, अब ज़्यादा ताकत से नहीं लगता। हमने इसका जेनेटिक मेकअप किया और इसको बहुत ऐसा बना दिया कि अब बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, इसकी बालियाँ भी बड़ी हो गई हैं, है ना। तो हम इसको अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसका जो तोड़ने के बाद जो लॉस होता है वो लॉस अब नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होती है हमने उसको भी कम कर दिया, कैसे, इसका जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, increased efficiency of mineral usage by plants, this prevents early exhaustion of fertility of soil। क्या हुआ, increased efficiency of mineral usage by plants, जो प्लांट है वो क्या होता है, जो सॉइल होते हैं वो सॉइल का जो मिनरल यूज़ करते हैं उसको अच्छे से यूज़ करना है, उसका जो इफिशियंसी है मिनरल को यूसेज का उसको अच्छे से यूज़ करना है। मतलब क्या होता है, जैसे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो इसमें जो सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स है, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट इसको यूज़ करेगा, है ना, इन न्यूट्रिएंट को, तो ये न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगा अपने पौधे को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो इफिशियंसी है, जो न्यूट्रिएंट को जो यूज़ करने के बाद जो अपने पौधे पे लगाता है, हमने उसकी इफिशियंसी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, ताकि वो जितना न्यूट्रिएंट लेता है उतने ही न्यूट्रिएंट में अब वो ज़्यादा इफिशियंट हो सके, ज़्यादा तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सके। तो क्या होगा, तो जो सॉइल से वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट लेगा, फिर उतने जितना न्यूट्रिएंट वो लिया है वो उतने ही न्यूट्रिएंट में बहुत इफिशिएंटली वर्क करेगा, बहुत इफिशिएंटली रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक फायदा हुआ कि जो हमारा जो अर्ली एक्सहॉशन था फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का, जो हमारा जो सॉइल था उसकी जो फर्टिलिटी थी अब वो लॉस नहीं होगी उतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। पांचवा नंबर है इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इन रिच राइस। और क्या किया, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हम मतलब जैसे क्रॉप खाते हैं, कोई भी हम फसल जो खाते हैं, जैसे कि गेहूँ खा लिया, चावल खा लिया, ये जो है इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो इनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जो चावल खाते हैं तो हम जो चावल खाते हैं वो जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था अब हमको उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलता है। मतलब कि पहले अगर हमको इतना सा चावल खाना पड़ता तो आज हम उसको थोड़े से चावल खा के उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू गेन कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हम फूड खाते क्यों हैं, ताकि हमको न्यूट्रिशन मिल सके। तो आज हमारे जो फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जैसे कि गोल्डन राइस, ठीक है, ये अच्छा एग्जांपल है और इससे बहुत बार में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए इन रिच राइस,
है ना। तो इससे जो ये विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। इतने सारे ये जो 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट हमको याद मतलब ध्यान पे रखने हैं कि क्या क्या करता है। रिड्यूस रिलायंस, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज, मेड क्रॉप्स मोर टोलरेंट टू एबोटिक स्ट्रेस और इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी किसने किसने ला के दी हमको, ये सब चीज़ें हमको ला के दी हमारी जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है जो हमारे क्रॉप की, हमको ये सब चीज़ें एक हमारे ये सब करेक्टरिस्टिक्स, अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हमारे प्लांट में ला के हमको दिया, ठीक है। और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। अब चलिए अब आगे चलते हुए देखते हैं कि इन एडिशन टू दिस यूसेस जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, गुड मॉर्निंग नहीं, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। यहाँ पे लाइन देखिए, ऐसे ऐसे लाइन में क्वेश्चन आएगा, फंस देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि जीएम हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। हमको क्या दिया, टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट मतलब क्या हुआ, टेलर कट पिट करते हैं ना, सीजर्स को यूज करता है ना, ऐसे सीजर को यूज करता है ना कट पिट करने के लिए। टेलर जो है जो नहीं होता है, सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, टेलर से कैची जो करता है, उसके बाद क्या करता है, जहाँ पे कट करना वहाँ पे कट कर देता है, जहाँ पे सिलना वहाँ पे सिल देता है, स्टिच कर देता है। तो ठीक है, ऐसे टेलर मेड प्लांट चल रहे हैं। मतलब प्लांट पे क्या किए, प्लांट की जो जेनेटिक हमारे पास जो डीएनए था, जो हमारा जेनेटिक मेकअप था, उसको क्या किया, जहाँ से मन किया वहाँ से कट किया, जहाँ से मन किया वहाँ से जोड़ दिया। हमारा पूरा कट पिट चला और हम जो चाहते थे बनाना हमने उसको बना लिया, है कि नहीं। So in addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। क्या बोल रहा है, हमने जो प्लांट थे उसको क्रिएट टेलर मेड प्लांट, मतलब हमने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से हमने प्लांट को बनाया, ठीक है। टेलर कट पिट करके उसके जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाइड करके एंड टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज के जो अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी जो रिसोर्सेज है उसको ताकि हम सप्लाई कर सके, जैसे कि स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स। हमको जो हमारा काम थे हमने उसको मतलब एक तरह से मोटे मोटे तौर पे ये देखो कि हमको जिस चीज़ के लिए जरूरत था हमने वो चीज़ को पूरा कर लिया। हमको न्यूट्रिशन की जरूरत थी प्लांट से ज़्यादा, हमने उसको ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड किया कि अब उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू था वो बढ़ गया, ठीक है। हमको ज़्यादा स्टार्च की जरूरत थी तो हमने उसको ऐसे मॉडिफाइड किया कि जो प्लांट अब जो जनरेट हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्चेस थे, है कि नहीं। तो हमने टेलर मेड प्लांट बनाए अपने फायदे के लिए। तो ये सब हमने एप्लीकेशन ही तो पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर दी प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है कि डिटेल में वो क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। हमको जो हमारा जो मेन फोकस है मतलब इस चैप्टर पे वो क्या है, हमारा जो एग्रोकेमिकल जो के ऊपर जो डिपेंडेंस था, एग्रो केमिकल्स के ऊपर जो हमारा जो डिपेंडेंस था उसको बायोटेक्नोलॉजी ने कम कर दिया। कैसे कम किया, क्योंकि देखिए एग्रोकेमिकल साथ साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना है, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन जो है, जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो हमको बहुत इंक्रीज करना है। इंक्रीज बहुत तरीके से किया जाता है। पहला इंक्रीज करने से अच्छा है, जैसे कि इंक्रीज नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस को रोक दो, है कि नहीं। मेरे को बहुत सारे प्लांट मान ले, मेरे को 50 प्लांट मतलब 50 किलो उगाना था, ठीक है। 50 किलो उगता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 50 किलो में उगाता हूँ, मेरे को 50 किलो चाहिए, 50 किलो में उगा लेता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि 50 किलो उगाने के बाद उसको कीड़े खा जाते हैं, तो मेरे को मिलता है 20 किलो, है कि नहीं। 30 किलो कीड़े खा गए, तो क्या करूँ, तो 50 किलो उगाना है, बोला कि भाई ज़्यादा होगा, तो 50 किलो में उगाता हूँ, ठीक है, मैं कीड़े खाने से बचा दूंगा, तो मेरा प्रोडक्शन अपने आप बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, है ना। क्योंकि मेरे को 20 किलो 30 किलो ही मिल रहा था, बाकी कीड़े खा जा रहे थे। तो मैं उसको क्या किया, मैं कीड़ों को मार दिया। अब कीड़े नहीं खाए तो मैं 50 किलो उगाता था तो 50 ही मिलता था, है कि नहीं। तो क्या किया, मैं अपनी जो प्रोडक्शन है, मैं प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन उतना ही है, जो लॉस था मैं उसको लॉस कम कर दिया। तो जो यहाँ पे पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट जो बनाते हैं, हम वो लॉस को ही कम करने के लिए बनाते हैं, समझ रहे हैं। ये जो अब क्या हुआ कि हम एग्रोकेमिकल्स क्यों यूज करते थे, जो लॉस को कम करने के लिए। कोई कीड़ा खा गया, फिर जो पेस्ट फसल को बर्बाद कर दिए, तो क्या किए, हमने पेस्ट को मारने के लिए एग्रोकेमिकल डाला उसमें। उससे क्या हुआ, उससे कीड़ा मर गए, कोई दिक्कत नहीं, पर प्लांट को प्रॉब्लम हुआ।
उसके प्लांट ने उसको अपटेक किया, हमने खाया, हमको भी प्रॉब्लम हुआ। तो एग्रोकेमिकल के साथ ये प्रॉब्लम है कि तो हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया कि पेस्ट आएगा, या तो पेस्ट जो है प्लांट को खा ही नहीं पाएगा, या अगर खाने गया तो प्लांट ही पेस्ट को मार देगा, एग्रोकेमिकल डाल देगा, कोई झंझट नहीं। इससे क्या हुआ, इससे फार्मर का पैसा बचा, और जो हमारे जो हमको जो प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि प्लांट को प्रॉब्लम होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बर्बाद होता है, हमारा हेल्थ पे जो असर पड़ता है, ये सब चीज़ का सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। कैसे मिला? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के कारण मिला, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज के कारण मिला। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बीटी टॉक्सिन, है ना। बीटी टॉक्सिन, जो हमारा जो बीटी टॉक्सिन है, इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम। क्या है बीटी टॉक्सिन? कैसे प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरियम से। अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिनजेनेसिस, और बीटी फॉर शॉर्ट, है ना। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करता है? बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या है? एक जहर है, एक टॉक्सिन है। तो बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, एक बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरियम, है ना। बीटी टॉक्सिन जीन, अब बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो पक्का उसके लिए जीन भी होगा, तो उसका उस जीन का क्या नाम है? बीटी टॉक्सिन जीन। क्या नाम है? बीटी टॉक्सिन जीन। तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticides। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? क्या किया? देखिए, एक बैक्टीरिया था, मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है, इसका ये सूरज बन गया। देखिए, एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ऐसे एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के अंदर क्या था? एक जीन था, एक सेट ऑफ जीन था। ये जीन क्या करता था? ये जीन हेल्प करता था बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करने में बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन से होता क्या था? जो आते थे, जो पेस्ट आते थे, वो पेस्ट क्या करता था? ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है मार देता था, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हेल्प करता था मारने के लिए, एक टॉक्सिन था ना, एक जहर था। तो हमने क्या किया, हमको पता चल गया कि अगर पेस्ट के अंदर ये बीटी टॉक्सिन जीन चला जाए तो वो मर जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पता लगाया कि बीटी टॉक्सिन जो जीन है, आखिर इसको प्रोड्यूस कौन करता है। तो हमको ये बात समझ में आया कि जो बीटी टॉक्सिन जीन है, इसको जो बीटी टॉक्सिन है, इसको एक जीन प्रोड्यूस करता होगा, है ना। जीन प्रोड्यूस करता है, एक सीक्वेंस है, एक न्यूक्लियोटाइड्स का, एक नाइट्रोजन बेसिस का एक सीक्वेंस है, वही जो जीन है वो प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन को। तो हमने क्या किया, हमने उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है, हमने उसको वहाँ से निकाल लिया। यहाँ से हमने इसको निकाला बाहर, और बाहर निकाल के क्या किया, एक कॉटन का पेड़ था, जो कि कॉटन होता था, कॉटन प्रोड्यूस करता था। क्या होता था कॉटन में? कीड़े बहुत लगते थे, प्रॉब्लम होता था। क्या किया हमने ये जीन को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इस कॉटन के अंदर। अब क्या हुआ, अब ये जो कॉटन, क्योंकि जीन इसके अंदर आ गया बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला, तो क्या किया, ये जो कॉटन है, ये कॉटन भी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा। ये कॉटन भी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा। अब कॉटन भी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगा, तो क्या हुआ, इसके अंदर जहर आ गया। अब जो पेस्ट आया, पेस्ट इसके फिर से खाने का कोशिश किया, तो उसके अंदर क्या चला गया, उसके अंदर बीटी टॉक्सिन चला गया और वो मर गया। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमने पेस्ट रेजिस्टेंस को कम किया, और ऐसे हमारा जो प्रोडक्शन जो था वो हमारा लॉस कम हो गया, प्रोडक्शन लॉस जो था वो कम हो गया, और ऐसे हमको हेल्प हुआ किसकी मदद से? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की मदद से। समझ रहे हैं? तो ये वाला समझ में आया, बीटी टॉक्सिन वाला, बीटी जीन वाला। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड, इसको हम क्या बोलेंगे? बायोपेस्टिसाइड। ध्यान रखिए, हम फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया से क्लोन किया गया, एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स, प्लांट में डाल दिया गया और एक्सप्रेस किया गया, टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। बिना इंसेक्टिसाइड के नीड के वो इंसेक्ट को मारने लगा, क्योंकि उसके अंदर अब बीटी टॉक्सिन बनने लगा था। क्यों बनने लगा था? क्योंकि हमने उस प्लांट के अंदर बैसिलस थुरिनजेनेसिस से बीटी टॉक्सिन जीन अलग करके एक्सप्रेस कर दिया था। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड्स, ऐसे हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारा बायोपेस्टिसाइड क्रिएट हो गया। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। ये सब प्लांट के अंदर हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा है सक्सेसफुली। समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बीटी कॉटन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स, अब यहाँ से लाइन टू लाइन वाइज इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन वाइज देखिएगा, ठीक है, लाइन टू लाइन वाइज। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिनजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एस लेपिडोप्टेरॉन्स,
tobacco bud worm, armyworm, coleopterans, beetles एंड डिप्टेरस फ्लाइज मस्कीटो। ठीक है, ध्यान दीजिए वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ, सब कुछ स्ट्रेंथ से बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेंथ, सब स्ट्रेंथ ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स। what is bt toxin? bt toxin is a protein, produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आया, टोबैको बर्डवर्म और क्या आया, और आया हमारा आर्मी वर्म। ठीक है, तो टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म पहला लेपिडोप्टेरन्स को किल किया, दूसरा क्या किया, कोलियोप्टेरन्स को किल किया, कोलियोप्टेरन्स। इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर आया हमारा बीटल्स। तीसरा क्या किया, तीसरा किया डिप्टेरन्स को किल किया, इसको किल किया डिप्टेरन्स को। इसके अंदर क्या आया हमारा, इसके अंदर आया हमारा फ्लाइस और क्या आया, और आया मस्कीटो। इसके अंदर आया हमारा फ्लाइस और मस्कीटो। तो फ्लाइस मर गए, डिप्टेरन्स मर गए, फ्लाइस मस्कीटो, कोलियोप्टेरन्स मर गए, बीटल्स मर गए, टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म जो कि लेपिडोप्टेरन्स से ये भी मर गए। किससे, बीटी टॉक्सिन से। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो प्रोड्यूस किया जो कि बीटी टॉक्सिन है उससे ही सब के सब मर गए। बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल। अब ध्यान दीजिए, फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन। ठीक है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस? Actually, the BT toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut. Alkaline pH of the gut, which solubilize the crystal. The activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cell and create pores that cause cell swelling and lysis, eventually cause death of the insect. ठीक है, solubilize the crystal, the activated toxin bind to the surface of midgut, क्या किया, ये पूरा चीज को फिर से देखेंगे। ठीक है, surface of midgut epithelial cell and create pores that cause swelling and lysis, eventually cause death. देखिए अच्छे से देखिए क्या हुआ, कौन था, एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बीटी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बीटी सेल। क्या था, बैसिलस thuringiensis। ये क्या करता था, इसके अंदर था बीटी जीन। क्या था इसके अंदर, बीटी टॉक्सिन जीन, है ना, बीटी टॉक्सिन जीन शॉर्ट में। ठीक है, क्या करता था, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। ठीक है, बीटी टॉक्सिन के साथ प्रॉब्लम क्या था, सॉरी बीटी टॉक्सिन के साथ बात क्या था, जैसे बीटी टॉक्सिन एक टॉक्सिन है ना, ये क्या करता था, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था। तो ये क्या है, अभी टॉक्सिन है, सेल को मार देगा। तो ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो ये बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मारा, क्योंकि ये प्रो फॉर्म में पैदा हुआ है ना। जब ये इसको फॉर्म किया, जब ये बैक्टीरिया है, ये जो जीन के थ्रू जब इसको सिंथेसाइज किया इस बीटी टॉक्सिन को, तो इसको वो इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज किया। कैसे, इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज किया, जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉक्सिन। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज किया। अब क्या हुआ, जब इसको कोई बैक्टीरिया, कोई इंसेक्ट खा गया, इंसेक्ट जब इसको खा गया, तो ये इंसेक्ट के अंदर जब भी टॉक्सिन चला गया, तो क्या हुआ, उसका जो गट था, अब खाया है तो उसके गट में तो जाएगा, तो उसके गट में क्या था, हमारे जो गट होता है, हमारे गट का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, पर जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का जो गट था वो अल्कलाइन मीडियम था। इंसेक्ट के जो गट होते हैं उसका होता है अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, उसका गट का अल्कलाइन मीडियम था। तो अल्कलाइन मीडियम में क्या हुआ, ये जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, जो प्रोटॉक्सिन था हमारा इनएक्टिव फॉर्म में, ये क्या हो गया, ये टॉक्सिन में बदल गया। समझ रहे, ये इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। समझ रहे, ये इनएक्टिव से एक्टिव हो गया टॉक्सिन। अब एक्टिव होने के बाद किया क्या, अब ये टॉक्सिन है तो अपना काम तो दिखाएगा, अपना जो इसका जो इफेक्ट है ये तो दिखाएगा अपना इफेक्ट। तो क्या किया, ये बाइंड हो गया। बाइंड किससे हुआ, बाइंड टू मीडगट
epithelial bind to midgut epithelial cells and create pores which cause swelling and lysis, which cause swelling plus lysis, which cause ultimately death। ठीक है, तो समझ आया क्या हुआ कि जो हमारा जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के पास था बीटी जीन, बैसिलस thuringiensis के पास था बीटी जीन, जो कि प्रोड्यूस करता था बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता था वो होता था इनएक्टिव फॉर्म में या प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, है ना, जो कि इनएक्टिव होता था, काम नहीं करता था, इसीलिए बैक्टीरिया नहीं मरता था। लेकिन जब इसको कोई इंसेक्ट खा जाता था, जब इंसेक्ट के अंदर ये टॉक्सिन चला जाता था, तो उसे गट में जाके एल्कलाइन मीडियम के कारण, जो कि उसे गट का एल्कलाइन मीडियम था, ये क्या होता है, प्रोटॉक्सिन जो है टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो इंसेक्ट का जो मिड गट होता है, उससे उसके जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं उससे बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद क्या करता है, पोर्स क्रिएट कर देता है, उसके मिड गट के इपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट कर देता है। और पोर्स क्रिएट करने के कारण क्या होता है, स्वेलिंग होता है और लाइसिस होता है। और लाइसिस ये क्या है, लाइसिस और स्वेलिंग होने से क्या होगा, सेल डेथ। तो जितने मिड गट के सेल्स हैं वो सारे के सारे मरने लग जाएंगे, और इसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली उस इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है इस बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता था वो काम करता था। समझ रहे हैं? अब इसके बाद आगे क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis से हम स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को हमने आइसोलेट किया। हमने क्या किया, आइसोलेट किया। क्या, उसी जीन को जो कि वो बीटी टॉक्सिन बनाता था, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन। और हमने इसको हमारे जो सेवरल प्लांट्स है, जैसे कि बीटी कॉटन, कॉर्न, ये सब में हमने इस जीन को इंट्रोड्यूस कर लिया या इनकॉर्पोरेट कर दिया। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप। ठीक है, समझ रहे हैं? जो इसका जो जीन्स का जो चॉइस था वो किस पर डिपेंड करता था, वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता था। ये बात लाइन टू लाइन में ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है, जीन्स की जो डिपेंडेंसी था वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता था, एंड द टारगेटेड पेस्ट। ठीक है, अस मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। समझ रहे क्या बात हुआ कि जो बीटी जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा था, ये कोई एक टाइप का पैदा नहीं हो रहा था, इसके बहुत सारे टाइप्स थे। ठीक है, इसके टाइप्स पैदा हो रहे थे, और ये जो टाइप्स थे ये क्या थे, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक थे। क्या थे, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक थे, मतलब क्या थे, कुछ टाइप के, मान लीजिए ये बीटी टॉक्सिन ए है तो ये कुछ स्पेशल टाइप के इंसेक्ट्स को ही मारेगा। मान लीजिए ये बीटी टॉक्सिन बी है तो ये कुछ दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स को ही मारेगा। अगर ये बीटी टॉक्सिन सी है तो कुछ और तीसरे टाइप के इंसेक्ट्स को ही मारेगा। मतलब ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक था। तो हमको कौन से वाले पौधे के कौन से वाले इंसेक्ट को मारना है, हम उस टाइप वाला बीटी टॉक्सिन जीन को उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्योंकि देखिए कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट करेंगे। मान लीजिए कॉर्न का प्लांट है, ये कॉर्न का प्लांट है, हम इसमें कौन सा जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सा टाइप का। हमारे पास तो बहुत सारे बीटी टॉक्सिन के जीन है ना, तो हम वाला इंसेक्ट करेंगे जो कि ऐसा बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करे जो कि इसके पेस्ट्स को मार दे। समझ रहे हैं ना? तो द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करे, तो हमारे तो एक बात ध्यान रखिए आप, पहले मोटा, इसको पढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज ध्यान रखिए कि इनको जो जीन था, जो जीन तो इनकॉर्पोरेट कर रहा था, द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। इस बात को बस ध्यान रख लीजिए, ठीक है। द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या बोला, जो टॉक्सिन था, टॉक्सिन के पास कैसे क्या नाम था, क्रायजीन, रोने वाला जीन है ना, CRY1AC नेम, क्राय, टॉक्सिन कोडेड बाय अ जीन क्राय। क्राय जीन के थ्रू कोड होता था। देयर आर नंबर ऑफ देम, देख रहे हैं नंबर ऑफ देम। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, दैट ऑफ CRY1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। ध्यान दीजिए, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आज नहीं होगे, एक हफ्ते बाद जब वो पढ़ लेंगे तब हो जाओगे, है ना। तो क्या बोला कि पहला कौन, जो कॉटन बॉलवर्म को मारे, कॉटन बॉलवर्म, जो कॉटन बॉलवर्म को कौन सा जीन मारता है, कौन सा टाइप का जीन वाले कॉटन बॉलवर्म को मारते हैं, कॉटन बॉलवर्म को मारते हैं पहला Cry1AC, Cry1AC मारता है, और दूसरा कौन मारता है, Cry2AB, ठीक है। तो Cry1AC और Cry2AB किसको किल करते हैं, कॉटन बॉलवर्म्स को, ठीक है। कॉटन बॉलवर्म्स आर किल्ड बाय Cry1AC एंड Cry2AB, ठीक है। Cry1 देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे AC है, अगर 1 है तो AC और 2 है तो AB, ठीक है। और ये कॉटन बॉलवर्म को मारते हैं। और इसके बाद दूसरा क्या है, जो कि कॉर्न बोरर को मारे, कॉर्न बोरर को मारे, जो कि कॉर्न बोरर को मारे। अब कॉर्न बोरर को कौन मारेगा, इसके लिए जो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया वो था Cry1AB, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि एक का ए है, एक का 2 है, जो कॉटन बॉलवर्म को मारे, जब कॉटन का बात करें तो Cry1AC और Cry2AB, अगर 2 है तो AB आएगा, 1 है तो AC आएगा, Cry1AC और Cry2AB। और जो कॉर्न बोरर था, कॉर्न बोरर को कौन मारा, Cry1AB। इस बात को ध्यान रखिए, Cry1AB किसको मारा, कॉर्न बोरर को मारा, और Cry1AC और Cry1AB किसको मारा, कॉटन बॉलवर्म को मारा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अब हमको जब देखिए यही बात बताना चाह रहा था कि हमारे पास एक कॉटन था जिसमें हमारे कॉटन बॉलवर्म बहुत लग रहे थे, तो हम बोले कि ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करो जो कि कॉटन बॉलवर्म को मार दे। तो कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो Cry1AC करेंगे या Cry2AB करेंगे। हमारे पास एक कॉर्न का पौधा था जिसमें हमको कॉर्न बोरर को किल करना था, तो हम कौन सा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो Cry1AB को करेंगे, Cry1AB। इसीलिए मैं बोला था द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट, समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कॉटन बॉल, अब यहाँ से देखिए कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म्स, ए वाला पार्ट ये बॉलवर्म डिस्ट्रॉय किया था, ये वाला पार्ट देखिए बॉलवर्म, और फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। देखिए पूरा कॉटन जो बॉल था वो ऐसे डेवलप होना चाहिए था, पर क्योंकि इसको बॉलवर्म लग गया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। वो अभी तक तो हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पेस्टिस वो जो था वो मार दे रहा था, समझ रहे हैं ना, वो जो पेस्ट आ रहे थे, जो इंसेक्ट्स आ रहे थे उसको किल कर रहा था। यहाँ पे रेसिस्टेंस करेगा, किल नहीं करेगा, ठीक है। देखिए सेवरल नीमेटोड्स, क्या बोल रहा है, फिर से इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्टेंट एकदम क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे फंसते हैं लोग, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, सेवरल nematodes parasites, several nematodes parasites, a wide variety of plants and animals including human beings. A nematode name Miloidigane ecognitia, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है ये, nematode name Miloidigane ecognitia, Miloidigane ecognitia infects the roots of tobacco plants। फिर से ये ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्या होता है, एक नेमाटोड है जिसका नाम है मिलोइडिगाने इकोग्निशिया। वो क्या करेगा, रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को, रूट्स और टोबैको प्लांट में इन्फेक्ट करेगा। जो टोबैको प्लांट्स है उसके जो रूट्स हैं उस पर वो मिलोइडिगाने इकोग्निशिया इन्फेक्ट करेगा एंड कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। और जो यील्ड है वो, अब सीधी सी बात है, इसके ऊपर अटैक किया है तो उसका जो प्रोडक्शन यील्ड है वो कम कर देगा। So a novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process RNA interference, RNAi, ठीक है। क्या किया, ध्यान दीजिए, based on process of RNA interference या RNAi, क्या किया, जो इसका जो इन्फेस्टेशन कर रहा था उसको हमने रोकने के लिए क्या किया, जो नोवेल स्ट्रेटेजी है उसको रोकने के लिए क्या किया हमने, आरएनए इंटरफेरेंस का, ये आरएनएआई का यूज किया। आरएनएआई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए,
due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and to prevent translation of mRNA. समझ रहे हैं? Silencing. The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes. The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements, transposons, very important, transposons or virus having RNA genome that replicate via an RNA intermediate. समझिए क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, जो हमारा टोबैको का रूट्स था, मान लीजिए एक प्लांट है टोबैको का, ठीक है, मट्टी है, इसका जो रूट्स है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो निमेटोड्स आके इसके ऊपर अटैक कर रहे थे और जो इसका जो प्रोडक्शन यील्ड था उसको बहुत कम करते, यानी कि टोबैको प्लांट्स को एट द एंड मार दे रहे थे, मर जा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ये इन्फेक्शन को बचाना चाहा, इस निमेटोड के इन्फेक्शन से बचाना चाहा, और इसके लिए क्या यूज़ किया हमने, आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस यूज़ किया हमने। अब RNA इंटरफेरेंस क्या है, जो RNA इंटरफेरेंस है ये हर यूकेरियोटिक सेल्स में यूज़ होता है ऐसा सेल डिफेंस, मतलब हमको कोई सेल अगर किल करने आ रहा है, कोई चीज़ हमको किल करने आ रहा है हमारे सेल को, तो ये RNA इंटरफेरेंस के थ्रू हम अपने सेल को डिफेंड करते हैं। समझ रहे हैं? अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम जो हमारा जो mRNA होता है, क्या करते हैं, हम mRNA का साइलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम mRNA का साइलेंसिंग कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे mRNA क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक डबल स्टैंडर्ड से इसको कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड से इसको ऐसे डबल स्टैंडर्ड बना देंगे। डबल स्टैंडर्ड बनाते तो क्या हुआ, ये खराब हो गया, तो क्या हो गया, हम mRNA को साइलेंस कर दिए, वो ज़्यादा बात करता है, हम उसको साइलेंस कर दिए। कैसे किए, अब RNA कब काम दिखाएगा, जब सिंगल स्टैंडर्ड होगा, तो हमने क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड इसके साथ अटैच कर दिया, जाओ। अब इसका जो काम था अब वो काम नहीं दिखा पाएगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन, जो mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA, ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था, अब वो इन्फॉर्मेशन ये दे ही नहीं पाएगा, वो मैसेज ये दे ही नहीं पाएगा, है ना। कैसे किया हमने क्या किया, RNA इंटरफेरेंस को यूज करके mRNA को साइलेंस कर दिया। क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, ठीक है। क्या और कैसे साइलेंस किया, इसके जो एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA था, हमने उसको इससे जोड़ दिया, इससे बाइंड कर दिया, और इसके कारण क्या हुआ, जो ट्रांसलेशन ऑफ mRNA था, क्या था, प्रिवेंट हो गया। मतलब ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, जो mRNA को और जो यूज करके जो प्रोटीन बनाते हैं, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये जो, ठीक है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाया, क्योंकि अब ये खराब हो गया, ये RNA जो है, ये mRNA खराब हो गया, क्योंकि एक जबरदस्ती का एक स्ट्रैंड इस पे आगे जुड़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आगे जुड़ गया। तो हमने क्या किया, हमने mRNA को का जो फीचर था उसको साइलेंस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ mRNA बाय यूजिंग RNA इंटरफेरेंस। अब द सोर्स ऑफ अब ये जो RNA जो एक्स्ट्रा जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA था, ये RNA आया कहाँ से, ये भी एक सवाल है ना। जो दूसरा जो RNA आके जुड़ रहा था, ये RNA आया कहाँ से, क्योंकि अगर नॉर्मल तरह पे जुड़े तो कोई प्रोटीन बने ही ना, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता, ठीक है। ये RNA आया कहाँ से, ये एक सवाल है। तो ये RNA आया या तो वायरस के जीन से, वायरस के अटैक करा के, वायरस के जीन से जिसका RNA जीनोम था, या फिर ये आया, ये जो RNA था ये आया ट्रांसपोसोन से। ट्रांसपोसोन्स क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट क्या है, उस पर अभी मत जाओ, बस नाम याद रख लो। क्या है, ट्रांसपोसोन्स क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, वायरस क्या है, RNA जीनोम, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इसके जो जीन से वो जो इसका जो दूसरा स्ट्रैंड था, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था RNA का, वो यहाँ से आया। अब यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स nematode specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cells. Thus, two RNA being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNAi and thus silenced the specific mRNA of the nematode.
The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. Host expressing interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. अब देखिए क्या बोल रहा है, हमने क्या किया, हमने जो टोबैको प्लांट था हमारा, हमने उसमें एक वेक्टर यूज किया. क्या वेक्टर यूज किया, हमने एग्रोबैक्टीरियम यूज किया. एग्रोबैक्टीरियम नहीं, एग्रोबैक्टीरियम अलग है, ठीक है. हमने क्या किया, हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया. एग्रोबैक्टीरियम का वेक्टर यूज किया. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर क्या किया, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब व्हीकल. तो व्हीकल क्या करेगा, एक कुछ चीज को लेकर जाएगा. तो ये क्या लेकर गया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स. ऐसे जीन्स तो निमेटोड स्पेसिफिक है. तो ये जीन्स, तो ये वेक्टर गाड़ी यूज किया हमने, टैक्सी यूज किया. टैक्सी का क्या नाम था, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया जो कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को लेके गया. और ये जीन को क्या कहाँ लेके गया, ये होस्ट प्लांट में लेके गया. कहाँ लेके गया, होस्ट प्लांट में लेके गया. होस्ट प्लांट में लेके ये जीन्स को लेके जाने के बाद क्या हुआ, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए. क्या किया, हमने जीन्स ट्रांसफर तो कर दिया गाड़ी के थ्रू ले जाके. एग्रोबैक्टीरियम हमारे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को जो प्लांट था, प्लांट में लेके चला गया. अब प्लांट में क्या प्रोड्यूस हुआ, प्लांट में प्रोड्यूस हुआ ऐसे जीन्स जो कि उसमें काम है ना. तो हम मतलब उस निमेटोड को मारे, तो हमने क्या किया, तो ट्रांसफर कर दिया. अब द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल. दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर फॉर्मेड अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए इंटरफेरॉन एंड thus silence द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड. क्या किया हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज किया और उसको किस में डाल दिया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स से उसको निमेटोड में डाल दिया, सॉरी प्लांट में डाल दिया. ठीक है. अभी इससे डीएनए से प्रोड्यूस करने से हुआ क्या, जो बहुत सेंस एंड एंटीसेंस जो आरएनए था वो दोनों के दोनों प्रोड्यूस होने लग गए इन द होस्ट सेल्स. होस्ट सेल में दोनों के दोनों प्रोड्यूस होने लग गए. अब दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे. सेंस भी प्रोड्यूस कर दिया, एंटीसेंस भी प्रोड्यूस कर दिया. तो दोनों के दोनों क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों के दोनों प्रोड्यूस हुए क्योंकि जीन्स ही ऐसे थे, कोड्स ही ऐसे थे. तो आपस में क्या हुए, एक डबल स्टैंड बना लिए. एंड और डबल स्टैंड बना लिए तो क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड बनाने के कारण इनका जो आरएनए आई था, आरएनए जो इंटरफेरॉन वाला जो पार्ट था, इंटरफेरॉन वाला जो मैकेनिज्म था, आरएनए इंटरफेरॉन था, इनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया. समझ रहे हैं, इसको उन्होंने इनिशिएट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया. और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो हमारा जो स्पेसिफिक एमआरएनए था, जो निमेटोड का, वो साइलेंस हो गया. वो क्या हुआ, वो साइलेंस हो गया. और इसके कारण क्योंकि उसका एमआरएनए साइलेंस हो गया, तो इसके कारण जो निमेटोड था वो निमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि उसका एमआरएनए तो वो हो गया. क्यों हो गया, उसका एमआरएनए साइलेंस हो गया. साइलेंस क्यों हुआ, क्योंकि उसका आरएनए आई था, जो आरएनए इंटरफेरेंस था, वो एक्टिवेट हो गया, वो इनिशिएट हो गया. क्यों इनिशिएट हुआ, क्योंकि जो उसके जो प्लांट थे जहाँ पे वो एक्ट कर रहा था, वहाँ पे जो सेंस और एंटीसेंस आरएनए हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे, वो दोनों के दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिए थे. समझ रहे हैं. तो ये था पॉइंट. इस पॉइंट को हमको लाइन टू लाइन ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे हमको लाइन टू लाइन ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ आपको लाइन टू लाइन वाइज ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे हमको. ठीक है, देखिए यहाँ पे होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन. रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट. देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट क्या है, रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट. ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डिलीवरेट इन्फेक्शन ऑफ इनपुट प्रोड्यूस थ्रू सच नोबल मैकेनिज्म. ये क्या है, टिपिकल नॉर्मल प्लांट का जो रूट था वो ऐसा टाइप का था, है ना. और जो हमारा जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट था वो ऐसा था जिसपे हमने स्पेसिफिक निमेटोड जीन ट्रांसफर किए हुए थे, है ना. तो ये क्या करते थे, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेसिफिक निमेटोड जीन क्या करते थे, स्पेसिफिक निमेटोड जीन इस प्लांट के अंदर सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों बनाते थे. सेंस और ये सेंस है, ये एंटी सेंस है. ठीक है, दोनों के दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या होता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाता है. तो ये क्या बन गया, ये डबल एस आरएनए बन गया. अब देखिए आरएनए डबल एस होता नहीं है, आरएनए सिंगल एंड होता है. तो क्या हुआ, तो सेल को पता चल गया कि कुछ घपला चल रहा है. तो ये क्या हुआ, तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस था इसको एक्टिवेट कर लिया. आरएनए इंटरफेरेंस क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस से
आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये आरएनए एक्टिवेट हुआ, और आरएनए एक्टिवेट किसका हो गया? आरएनए एक्टिवेट हो गया हमारे जो निमेटोड था उसका भी। क्यों? क्योंकि जीन्स ही निमेटोड स्पेसिफिक थे, तो आरएनए इंटरफेरेंस उसके एक्टिवेट हो गए, और आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट होने के कारण उसका जो एमआरएनए था वो भी डबल स्टैंडर्ड बन गया, वो भी डबल स्टैंडर्ड बन गया, और वो क्या हो गया? साइलेंस हो गया डबल स्टैंडर्ड होके। और उसका साइलेंस होने के कारण क्या हुआ? जो निमेटोड था वो किल्ड हो गया, मर गया। तो ये था हमारा प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, इसमें लाइन टू लाइन में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसका आगे है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी यहीं तक खत्म करते हैं। और अभी आप इसको, आपका काम ये है कि आप इसको एक बार और रिवाइज, एक बार और अंडरलाइन करके पढ़ाई कीजिएगा अपने हाथ से, खुद से एक एक बार इसको अंडरलाइन करके पढ़ाई कीजिएगा, तब ये जाके आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और नोट्स बनाते चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लगता है, जैसे आरएनए इंटरफेरेंस वाला पार्ट, ट्रांसलेशन क्यों रोका, कौन सा रोका, एग्रोबैक्टीरियम रोका, एग्रोबैक्टीरियम के पास कौन सा जीन था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन था, ये सब चीज़ों को आप एक एक वाइट पेज में अलग अलग पेन से लिखते चलिए, ठीक है, ताकि ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। और इसकी हेल्प होने से क्या होगा, आप बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे, और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट तक पढ़ाई कर लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो मेडिसिन में कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हम इसको आगे अच्छे से पढ़ सके और मेडिसिन के पढ़ सके, और इसको पढ़ने के बाद हम इसको जल्दी से रैप अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो हमारा पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट बन जाएगा, तब जाके हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको यहीं तक हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं। इसको जाके और अंडरलाइन करके पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। और हम तो साथ में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैनल पे। और चैनल को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना। एक बेल आइकॉन आएगा, है ना, तो एक बेल आइकॉन जो आएगा उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल से, कौन सा वीडियो आया, कौन सा कम्युनिटी पोस्ट आया, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको जरूर चेक कीजिएगा। उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना, जरूर से जरूर प्रेस करना, ठीक है। और हमारे साथ बने रहना। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हम ऐसे करके पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो नंबर है वो बहुत अच्छा आ सके नीट में, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है।